हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। कैरेज एजुकेशन फाइन आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे और हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हड़प्पा सप्ताह की खोज कैसे हुई थी, किस जगह है, वहाँ कौन कौन सी सामग्रियाँ मिली हैं, इसके बारे में हमने कल जो है बात की थी और कल जो है क्लास ली थी। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो सामग्री मिली है और किस जगह है, इसके बारे में देखेंगे। पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे हड़प्पा सप्ताह के बारे में जो कल पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था कि हड़प्पा सप्ताह की खोज कैसे हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है की थी। यह पाकिस्तान लारकाना जिला में है और यह है किसके निर्देशन में खोज हुई थी, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी खोज। फिर वहाँ जो सामग्रियाँ मिली हैं, उसमें सामग्री मिली हैं कब्रिस्तान RS-37 एच मिले हैं। जो वहाँ 12 अन्नागार, जो बड़े बड़े 12 अन्नागार मिले हैं और उसमें 18 जो है वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं और 15 जो है श्रमिक बस्तियाँ मिली हैं। और फिर इसके बाद हमने बात की थी कि वहाँ स्त्री और पुरुष के मांग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री के मांग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं और तांबे का दर्पण मिला है और उसमें इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो भी साक्ष्य मिला है ऐसे है। और एक और बात इसमें मिली है कि इसमें पैमाना मिला है। पैमाना क्या होता है? पैमाना एक स्त्री थी जिसे मांग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। मांग विभाजन कैसे करेंगी? पैमाना जो कंघा था, कंघा से जो है मांग विभाजन मांग ऐंचेगी और उसके बाद जो है पैमाना जो 12 उसका आधा आधा हिस्सा करके बराबर करके उसे पैमाना बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि एक स्त्री है जो दाएं हाथ में पिंजरा लिए हुए है और बाएं हाथ में जो है दो बच्चे जो है गोद में लिए हुए और स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ तो दिखाया गया। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। और इसके बाद फिर हमने बात की थी कि दर्पण मिला है, रथ मिला है और यहाँ भट्टियाँ मिली हैं, 16 भट्टियाँ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ तक हमने बात बताई थी। और इसके बाद एक और बताए थे कि इसमें सांप के गरुण जो है सांप को मुंह में दबाए हुए और मृद भान पर बना मछुआरे का चित्र, यहाँ तक हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, इसकी खोज कैसे हुई थी और किस जगह है। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज हमने पहले बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है इनकी कितनी दूरी है दोनों की? इनकी दूरी है 483 वर्ग किलोमीटर में है। ये जो इतनी दूर में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो कितनी दूर में है? दोनों जो है इसके यहाँ से ये बॉर्डर है, मान लीजिए ये बॉर्डर है यहाँ से और इनकी दूरी इतनी है। कितनी दूरी है? 483 किलोमीटर वर्ग जो है ये इनकी दूरी है। ठीक है, हमने बताया था इसको पहले ही। तो आज हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। एक मिनट।
माफी चाहूंगा। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो। सन 1922 में ईस्वी में खोज हुई थी। किसने की थी? तो इसको राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की खोज किस जिले में हुई थी? मांडोवी जिला में। इसकी खोज कब हुई थी? लरकाना जिला में। बनर्जी, राखल दास बनर्जी। किस जिले में? जिला लरकाना जिला। ठीक है। लरकाना जिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान देश है। और ये हड़प्पा से कितनी दूर पर है? 483 किलोमीटर दूर पर है। अब ये देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ अस्थियां मिली हैं जो यहाँ जलाई गई थी। यहाँ अस्थियां जलाई गई थी और वहाँ दफनाया गया था। तो यही कहा कि यहाँ मरे हुए व्यक्ति मिले हैं, तो ये इसीलिए इनका नाम मृतकों का टीला पड़ गया था। जो यहाँ साक्ष्य मिले हैं, कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में गले हुए तांबे का ढेर मिला है। क्या कहने का? गले हुए तांबे का ढेर। गले हुए कैसे? क्योंकि हड़प्पा में जो है जो कारखाना था, वहां से जो कार होता था मोहनजोदड़ो में फेंक दिया जाता था, जिससे कि फेंकने के बाद ये जो है जलाते थे। और वहां जलाने के बाद यहाँ फिर कुछ व्यक्ति मरे हुए पाए गए, मृतक शरीर पाए गए थे। इस प्रकार से नाम दे दिए मृतकों का टीला। और इसका दूसरा नाम क्या है? रेगिस्तान का बगीचा। अगला है नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान। सिंध, क्योंकि सिंध प्रांत में पड़ता है ना। ठीक है, अब समझिए बात को। यहाँ मृतक शरीर पाए गए थे। ठीक है, यहाँ मृतक शरीर पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? मोहनजोदड़ो में। कई पाए गए थे, बहुत पाए गए थे। ठीक, क्योंकि जब यहाँ कारखाना जलाएंगे, वहाँ जो वहाँ का बचा कुचा मटेरियल था यहाँ जलाएंगे, तो कुछ लोग यहाँ जल गए थे। यहाँ दिखाया गया, तो यही दिखाया कि यहाँ जो जल गए थे तो उनकी हड्डियाँ मिली, अस्थियाँ मिली। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ मानव को जो है जलाया गया था। यहाँ साक्ष्य वहाँ मिले हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रमाणित कर दिया। कैसे प्रमाणित किया? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसी चौथाकरण विधि के द्वारा जो है इस साक्ष्य का प्रमाण की पहचान कर सकते हैं कितना वो पुराना है। तो उसी प्रमाण के अनुसार ही यहाँ बताया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अब इसके बारे में, रेगिस्तान का बगीचा। अब रेगिस्तान कैसे वहां बन जाएगा? अब मान ली यह सभ्यता थी,
क्या थी? सप्ता। सप्ता कैसी थी? सिंधु घाटी सप्ता की जालनुमा पद्धति में, ठीक है। जब जालनुमा पद्धति में ऐसे सप्ता थी, इनके ऐसे मकान बने थे उस समय, नगरीय सप्ता थी, ध्यान रखना। क्या थी? नगरीय सप्ता। क्योंकि नगर नियोजन था तो ऐसे थी। वहां पर गलियां कितनी थी? 33 फीट। और जो मेन वाली गली, जो बड़ी कहते कि तो हाईवे, वो मेन जी थी 33 फीट थी, और जो छोटी थी वो 3 फुट थी, जो छोटी वाली अंदर की। और इनके दरवाजे जो है मेन गेट की तरफ नहीं, जैसे आज जो लोग मेन गेट तरफ दुकान खोल लेते हैं कि हाँ धंधा करने के लिए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो वहाँ पहले नहीं था। क्योंकि वहाँ जो छोटी गलियाँ थी 3 फुट की, उधर गेट खोलते थे, गेट बना देते थे, ठीक है, ऐसा था। अब यहाँ देखते हैं हम कहाँ बात कर रहे थे, रेगिस्तान का बगीचा। अब रेगिस्तान कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ मोहनजोदड़ो में नगर बाढ़ के कारण 7 बार उजाड़ा गया और बसाया गया। 7 बार उजाड़ा गया, बसाया गया। अब यहाँ ध्यान समझना क्या है, हमने क्या बात कर रहे थे? रेगिस्तान का बगीचा, ठीक है। अब जब कई वर्ष बीत जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये गड्ढा है, गड्ढा काहे का? जमीन में, ठीक है। अब जब बाढ़ आती है तो धीरे धीरे करके ये गड्ढा क्या है, जो यहाँ की मिट्टी है, किसकी मिट्टी? जो नदियां हैं या समुद्र है, या समुद्र नहीं कह सकते, नदियां हैं, जमुना है, उसमें जब अपने साथ क्या लाती है? मिट्टी है, कंकड़ है, और बहुत से चीज है, ऐसा बहुत सी चीजें, लकड़ी है, बहुत सी चीज अपने साथ ले जाती है, गंगा जमुना जो भी है, तो साथ में जब ले जाएगी तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगी। क्योंकि देखा होगा पानी गंदा होता है कि, तो जब यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ गड्ढा है, तो जब गड्ढा यहाँ से जाएगी जमुना, या पानी का यहाँ जाएगा पानी, तो ये क्या, गड्ढा धीरे धीरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं भर जाएगा। क्योंकि हर साल बारिश होगी, बारिश तो होगी, अच्छा है, चाहे जितना गहरा ही गड्ढा हो, चाहे जितना गहरा गड्ढा हो, वो एक न एक दिन जो है उड़ जाएगा। क्योंकि जब पानी का बहाव साथ में आएगा और इसके ऊपर से जाएगा जो है, तो धीरे धीरे करके ये जो है गड्ढा धस जाएगा और एक पूरा बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो सभ्यता थी, जब 7 बार जो है यहाँ, जब यहाँ बाढ़ आई थी, तो पहले बाढ़ आई थी पूरा फ्लैट कर दिया, मतलब बराबर। तो वहाँ जो रेगिस्तान की जो क्या है, बालू है, मिट्टी है, जो भी है साथ में लाती थी, तो और इसके बराबर जो है पानी से ऊपर से चली जाती थी, जिससे कि ये जो सत्ता है वो धंस जाती थी नीचे की तरफ और वो बराबर हो जाती थी। तो इसे कहते हैं, जब यहाँ बराबर हो जाती थी तो यहाँ साथ में तो बालू तो रहेगी ही, बालू जिसे रेगिस्तान बोलते हैं। तो यहाँ इसलिए कहा था रेगिस्तान का बगीचा का। अब यहाँ रेगिस्तान हो जाएगी तो धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे करके वहाँ पेड़ पौधे उगने लगेंगे। पेड़ पौधे जब पेड़ पौधे उगने लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बगीचा बन जाएगा इसी में। तो इसी नाम दे के रेगिस्तान का बगीचा जो है यहाँ था। तो जब बगीचा था तो वहाँ ऐसे तो जानकारी नहीं थी कि वहाँ तुरंत खोज लिए कि ऐसे ऐसे यहाँ थी, क्योंकि
यहाँ क्या था, कनिंघम आए थे, उन्होंने खोज का श्रेय दिया था। पहले तो आए थे जॉन मार्शल आए थे 1826 में, फिर आए हैं बंधु आए हैं 1856 में, फिर आए हैं कनिंघम आए हैं 1878 में, फिर आए हैं जॉन मार्शल आए हैं 1921 में। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जब काम का श्रेय किया, या क्योंकि लाहौर से लेकर कराची तक जो है रेल लाइन बिछ रही थी। अब रेल लाइन बिछाने के लिए जब बिछ जाती है तो वहाँ देखे होंगे कि वहाँ पत्थर बिछाए जाते हैं, जिससे कि ट्रेन में जो है पटरियों में जो है पत्थर जो है बिछाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो घास है वहाँ उगे ना। अगर उग जाएगी तो यहाँ मिट्टी का जमाव ले लेगी, मिट्टी, और जब मिट्टी का जमाव ले लेगी तो ट्रेन जो है यहाँ मिट्टी का जब जमाव ले लेगी तो टीला बन जाएगा। टीला जब बन जाएगा तो ट्रेन चलेगी तो ट्रेन पलट सकती है। इसलिए यहाँ पत्थर का प्रयोग करके किया जाता था कि यहाँ मिट्टी का जमा हो जाए, वह पत्थरों का प्रयोग किया जाए। जब पत्थर वहाँ थे नहीं तो वहाँ एक टीला था, कहाँ पर, हड़प्पा टीला, वहाँ टीला था कि जाइए वहाँ एक टीला है, वहाँ देखी जाके वहाँ से कुछ पत्थर निकल रहे हैं तो वहाँ से ले आइए। जब वहाँ पत्थर निकलने लगे यहाँ डालने के लिए ट्रेन की पटरी में, तो वहाँ से पता चला कि यहाँ एक कोई बस्ती थी। तो जब वहाँ खुदाई हुई तब वहाँ ईंटें निकली, तब ईंटों से पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता थी। तो इस प्रकार से उनका वहाँ की खोज हो गई थी। तो हमने कहा बता यहाँ रेगिस्तान कैसे बना, कैसे यहाँ ये सभ्यता जो है समा जाती थी, कैसे हो जाती, पानी के कारण, पानी का ज़्यादा बहाव होने के कारण, ठीक है। तो और ये सभ्यता ये सिंध प्रांत में नखलिस्तान कहा जाता था, इसको नखलिस्तान, ठीक है। इस प्रकार है वहाँ की सभ्यता को। अब देखते हैं ये मोहनजोदड़ो के नगर बाढ़ के कारण 7 बार उजाड़ा गया और बसाया गया। उजाड़ा का मतलब होता है, अब जैसे मान लीजिए घर है, थोड़ा बहुत तो डूब जाएगा, अब जो डूब जाएगा तो कहीं दीवार टूट जाएगी, कहीं ऊपर का छत टूट जाएगा, कहीं कैसा भी टूट जाएगा। तो वैसे तो रहेंगे नहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो इसको सही करेंगे कि हम इसे तोड़ देते हैं और इसके फिर बनाया जाए। तो किसे बोलते हैं, उजाड़ा गया, ठीक है। अब जब बन गया तब इसे कहते, जब ये बन गया पूरा तो इसे कहते हैं बसाया गया। तो ऐसे जो लोग थे हड़प्पावासी, वो मोहनजोदड़ो के जो नगरी के लोग थे, तो एक पहले बनाते थे, फिर जब बाढ़ आ जाती थी फिर समा जाती थी, फिर उसे बनाते थे, फिर ऐसे हो, मतलब बार बार जो है 7 बार वहाँ बाढ़ आई। धीरे धीरे करके वहाँ एकदम से अचानक ज़्यादा बाढ़ आ गई, जिससे कि वहाँ की सभ्यता के लोग थे उसी पानी के कारण वहाँ नीचे दब गए, और वहाँ जो सारे जीव जंतु जो भी थे सारे उस धरती में समा गए, जिससे कि वहाँ जब समा गए तो जान तो चली गई। तो वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कपाल, बर्तन मिले हैं, चित्र मिले हैं, तो हम उन चित्रों के माध्यम से ही जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ अब यहाँ एक मोहनजोदड़ो की फिल्म है, क्या है, फिल्म मोहनजोदड़ो की फिल्म। अब यहाँ मोहनजोदड़ो की जो फिल्म एक बनी है, इसके कैसी बनी है उसमें देख सकते हैं, अभी चल रही है, जब सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में तो उसमें डाल दे के मोहनजोदड़ो की फिल्म। तो उसमें 2016 में ये फिल्म बनाई गई थी, कैसे क्या वहाँ की सभ्यता थी उनसे मिलती जुलती जो 2016 में ये फिल्म बनाई गई थी। और इसको जो बनाने का श्रेय जो है किसने किया था,
तो ऋतिक रोशन ने जो किया था, ठीक है। और इसके एक्टर कौन थे, जगह निर्देशन कौन थे, जो कहा कि हम यहाँ बनाई जाए फिल्म, इसकी निर्देशन बनाई गई थी। तो ये आशुतोष आशुतोष गवारिकर। ठीक है, किसके निर्देशन बनाए गए थे, तो आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन बनाई गई थी 2016 में। और इसको जो है एक्टर कहते नहीं, उसमें एक एक्टर रखा जाता है जो ज्यादा वहाँ उसका वो हुआ करता है, रोल हुआ करता, ठीक है। तो ये ऋतिक रोशन थे। ऋतिक रोशन, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, अब हम आगे चलते हैं। एक बार और समझ, मोहनजोदड़ो की फिल्म 2016 में बनाई गई थी। आज लगभग कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, लगभग 8 साल। तो इस प्रकार जो है उनकी फिल्म बनी है, उसमें देख लेना किसके निर्देशन बनी थी। तो ये निर्देशन आशुतोष ग्वारिका के निर्देशन में ये फिल्म बनाई गई है। और इसका जो है एक्टर या कहीं जो रोल निभाने वाला उसे ऋतिक रोशन है। उन्होंने जो है इसमें दिखाया गया कि यहाँ कैसे कैसे मोहर का प्रयोग करते थे और कैसे जो वहाँ बाढ़ आती थी किस प्रकार से वो प्रयोग करते थे, ये दिखाया गया। और उनके पास ये क्या बैलगाड़ी से बोलते हैं, उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं था, बस वहाँ साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ श्रृंगी बैल और पशुपति शिव जी के बैल, इस प्रकार जो वहाँ मूर्ति मिली हैं। तो हम उन मूर्तियों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ है। तो बैलगाड़ी का तो नहीं ज़्यादा दिखाया गया है, बस ये है कि वहाँ रथ मिले हैं, जानवरों का प्रयोग किया गया, ऐसे था। क्योंकि इस बाद में पता चला कि वहाँ ऐसा ऐसा था, क्योंकि जब खोदते वहाँ पशुओं का जो साक्ष्य मिला, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पशुओं को ज़्यादा पालते नहीं थे, ठीक है। वहाँ अब उस समय का जीवन था, इस आज चल रहा है, क्योंकि आज चल रहा, कोई लोग पालता कोई लोग नहीं पालता है पशु। तो बाहर थे, तो उसी पानी के बहाव में आकर जो है वो भी जानवर जो है डेथ हो गए थे, मर गए थे। तो वहाँ वो साक्ष्य मिले थे, जानवरों के साक्ष्य, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो की जो फिल्म है उसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे हम। हाँ, एक और इसमें दिखा रहे हैं जगह है, एक स्तूप मिला है। क्या मिला है? स्तूप। अब यहाँ सोचने की ये बात है, स्तूप जो है कुषाण काल का है। कुषाण तो बहुत उसमें आ जाएगी, कुषाण ये कहाँ आ गए, क्योंकि कुषाण उस समय था ही नहीं। तो ये आश्चर्य की बात है ना। तो यही पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में वह कौन सा काल मिला है जो संबंधित है। तो ये कौन सा काल है? कुषाण काल से संबंधित है, एक टीला मिला है, ठीक है। कुषाण काल का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वो टीला मिला है जो कुषाण काल से संबंधित है। तो यही है, मोहनजोदड़ो में कौन सा टीला है जो काल से संबंधित है, काल सीधा देखा। तो यहाँ लिखा रहेगा कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, ऐसे लिखा रहेगा ऑप्शन में। तो ये कुषाण काल जो है टिक कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्लास।
अब बात करते हैं सामग्री के बारे में। सामग्री जो मिली है क्या मिली, सामग्री। सामग्री में कैसे मिली है, किस प्रकार है, उसे देखते हैं। ऐसे हमने बताया दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति है, हमने पढ़ाया था पहले, और नर्तकी की जो मूर्ति है ये भी इसमें है। तो दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति मिली है यहाँ पर, उसे भी रखेंगे हम यहाँ, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। और साथ में क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह अभी जो चल रहा है वहीं से आया है, यहाँ से अलग उसे बनाया नहीं था। ठीक है, ये स्वास्तिक चिन्ह मिला वहाँ से। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं इसमें, विशाल अन्नागार। क्या है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब यहाँ उस समय जो है विशाल अन्नागार थे। अन्नागार कैसे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे फसल करते थे, जौ की, गेहूं की, जो सारी जो फसलें थी, तो उन फसलों को रखने के लिए बड़ा सा क्या बना देते, अन्नागार, इसे रखने का जो पात्र होता है बड़ा सा, ऐसे बनाए थे। ठीक है, पात्र होता मकान जिसे बोलते हैं, ऐसे तो इसे कि इसमें अन्नागार बड़ा सा मिला। ये कितने का मिला, कितने बाय कितने का है, तो विशाल अन्नागार जो है ये 39 गुणे 23 गुणे 8, ये कितना है, 12 गुणे 7 गुणे 3, इस प्रकार से जो है मिला। तो ये जो कितना साइज है, हमने कहा बताया था कि जो ऐसे अन्नागार मिले हैं ऐसे ही जो है स्नानागार मिले हैं। ठीक है, जो इनका साइज कितना है, साइज इतना है, इतना साइज लंबाई हो गई, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है 23 हो गई, और ऊंचाई ये है 8 फीट। तो इस प्रकार से जो है अन्नागार जो था, इस विशाल स्नानागार कैसा था, स्नानागार भी ऐसा था। लंबाई थी 7 फीट जो थी चौड़ाई थी, और ऊंचाई थी 3 फीट। तो इस प्रकार से जो वहाँ बड़े बड़े स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ सभा भवन, विद्यालय, पुरोहित आवास, क्या थे, पुरोहित आवास थे उस समय। अब यहाँ सोच सकते हैं कि सभा भवन था। सभा भवन क्या होता है, जो वहाँ लोग जाते थे, गांव नगरीय लोग जो जाते थे, जो वहाँ के पंचायत होते हैं, तो वहाँ एक सभा भवन थी जिससे कि अपनी अपनी बात वहाँ रख सके।
तो वहाँ इकट्ठे होते थे लोग जो है, और वहाँ एक सभा भवन था बड़ा सा, तो वहाँ जाते थे और रुकते थे और अपनी अपनी बात जो वहाँ रखते थे, जो जिसे पूछना था। ठीक है, अब वहाँ एक बात करते हैं, वहाँ विद्यालय भी था, क्योंकि वहाँ पढ़ाई भी हुआ करती थी। और जो पढ़ाई हुआ करती थी, अगर आज के वर्तमान में देखा जाए तो जो वहाँ साक्ष्य मिले हैं वह लिखा तो है मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका। उन्हें जो चित्र हैं थोड़ा चित्र समझ जा रहे हैं, और जो लिखा है किस लिपि से लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि, क्षेपांकन लिपि, कई उसमें लिपियाँ। तो ब्राह्मी लिपि उसमें है, तो दिखाएंगे उसमें बताएंगे आगे। ब्राह्मी लिपि, क्षेपांकन लिपि, तो इस प्रकार से जो है। तो जो लिपि लिखी गई है उसे तो कोई आज तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया है, आज तक बता दे रहे, जो कि किस माध्यम में लिखा है, किस आकार में लिखा है, खाली चित्रों का ही खाली चित्र और मूर्तियों का भी अनुमान लगाया गया है कि बस इतनी पुरानी है ये और ये मूर्ति मिली है, बस और कुछ नहीं मिला। और जो मिला वो लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या मिला। कोई ऐसे लिख दिया है, अब ऐसे क्या है इसमें, कोई ऐसे है डमरू आकार के, अब ये क्या लिखा है, कोई चक्राकार के, अब इसमें क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। तो इतना तो चक्राकार समझ जाएंगे कि ये चक्र है, ये डमरू आकार के ये, और जो उसमें लिखा हुआ कोई नहीं समझ पा रहा। आज तक की भी बात चल रही है, अभी तक वहाँ खोज हुई थी, अभी तक कोई विद्वान उसे पढ़कर नहीं बताया। तो ठीक है, यहाँ तक हमने जानकारी दी। और वहाँ पुरोहित आवास थे। आवास क्या थे, वहाँ रहने के आवास थे, जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे तो उनके लिए आवास थे भी थे। आवास उस समय की बात है, 2500 ईसा पूर्व पुरानी बात है। अब समझ लीजिए उस समय जो ऐसा था। अब हम अगर बात करें जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, वहाँ भी ऐसे जो है पुरानी बात है, जो वहाँ 3 राजाओं ने जो है वहाँ स्थापना की थी, अपना अपना नामकरण किया था। और हम नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 9 मंजिल जो है लाइब्रेरी थी, जो वहाँ पुस्तकालय थी, जो कि बख्तियार खिलजी ने जो है उसने आक्रमण करके आग जला दी थी, तभी से वो भस्म हो गई थी। वो लाइब्रेरी जो जलकर राख हो गई थी। जब जलकर राख हो गई थी तब कई वर्ष जो 20-30 वर्ष जो बीत जाने के बाद वहाँ 2016 में जो है 2014 से जो है खुदाई हुई थी, और 2016 में जो है फिर से उसे निर्माण किया गया था, जो कि वहाँ देखने जा सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। अभी इस प्रकार से वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं ऐसे हैं। तो हम अपने इसमें आते हैं, तो यहाँ क्या मिला है, सभा भवन मिला है, विद्यालय मिले हैं, पुरोहित आवास मिले हैं, आवास रहने का निवास होता है जो हम विद्यार्थी पढ़ते थे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ये सबसे बड़ी इमारत हमने बताई थी, क्योंकि साइज से आप देख सकते हैं सबसे बड़ी इमारत, क्योंकि इसे देख सकते हैं इमारत, क्योंकि हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि साइज भी इसका बड़ा हुआ। साइज 39 फीट गुणे 23 गुणे 8 इतना फीट है, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सीप का पैमाना, सीप का पैमाना, सीप का पैमाना क्या है, हमने कल भी बात पढ़ाई थी कि मांग विभाजन के तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, हमने कल भी पाठ पढ़ाया था। तो यहाँ जो सीप था, सीप क्या था, ये भी पैमाना था। ठीक है, यहाँ कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहाँ तराजू भी है, तराजू क्या है, तराजू।
तराजू भी मिला, तराजू जो आज जो नाप तोल करते हैं। ठीक है, तराजू से जो है नाप तोल करते थे। पहले सीप से करते थे, सीप से कि 1 लीटर का है तो 1-1 लीटर दे दो। ठीक है, सभी को बराबर बराबर। अब क्या है, तराजू चलने, तराजू से जो है नाप तोल से जो है कि इतना इतना जो है बांट सको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें। नाचती हुई नर्तकी, नाचती हुई नर्तकी। अब यहाँ जब मिलेगा सीप से पैमाने से जो भी चावल मिलेगा या कोई भी अन्न मिलेगा, तो यहाँ इनको किनको मिलेगा, ये जो व्यक्ति हैं ये आते हैं और कहाँ आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमें तराजू से दीजिए या सीप से दीजिए, हमें जो है खाने के लिए दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है। तो उन्होंने तराजू की सहायता से और सीप की सहायता, कहा हमें सीप से नहीं चाहिए, हमें तराजू से चाहिए, हमारे सामने तौलिए क्योंकि हम सामने देखेंगे। तो एक व्यक्ति बैठ जाता है और देने लगता है, कह रहा है कि हम चल दे रहे हैं आपको। जब देंगे उन्हें खाने के लिए, तब वो क्या नाचने लगते हैं, क्योंकि जब खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तब इन्हें नाचने का मूड होता है। तो जब नाचते हैं तो क्या मिला है, नाचती हुई नर्तकी मिली है। यहाँ इस प्रकार नर्तक दिखाया गया है। और यहाँ साथ में ही बंदर गिलहरी भी दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ एक को नहीं दिया गया, सभी को दिया गया था। बंदर और गिलहरी वो भी गई देखने की, गिलहरी, क्योंकि वहाँ आवाज थे, आवाज के पास पास जो क्या रहते हैं, जंगली जानवर रहते ही हैं। तो उसमें जो गिलहरी थी और बंदर थे, तो जब उन विद्यार्थियों को देंगे नाप नाप के खाना, तो ये बच्चे थे तो वो भी खुश होंगे, और जो गिलहरियाँ थी वो भी जो है वहाँ जो बच्चा कुछ जो अनाज था उनको खा कर ये भी बहुत खुश हो जाती थी। तो यही दिखाएगा कि वहाँ जो गिलहरियाँ मिली हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, गिलहरी बंदर। अब यहाँ बात करते हैं योगी। योगी जी की अचानक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो दाढ़ी वाले योगी जी हैं उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। जैसे कि कौन आते हैं, यमराज जी आते हैं। वहाँ यमराज जी जब आते हैं कौन क्या लेकर, यमराज जी साथ में कौन आते हैं, भैंसा लेकर। तो तांबे का क्या मिला, यहाँ भैंसा मिला है। अचानक योगी जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं, अचानक दाढ़ी वाले योगी की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कौन आएंगे, यमराज जी चले आएंगे। यमराज जी क्या लेने आते हैं, आत्मा को। यमराज जी आएंगे, साथ में भैंसा भी रहेगा, क्योंकि यमराज के साथ भैंसा ही तो रहता है ना। तो यहाँ क्या मिला है, साथ में तांबे का भैंसा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दाढ़ी वाली योगी की मिली है मूर्ति, योगी, और तांबे का भैंसा मिला है, ऐसे याद कर सकते। तो यहाँ मैंने क्या समझा, दाढ़ी वाले योगी की मृत्यु हो जाती है, तो जब आते हैं तो उनकी आत्मा के लिए कौन आते हैं, यमराज जी चले आते हैं बादल चीर कर। फिर आते हैं अपने भैंसे के साथ। भैंसा तो काहे का मिला भैंसा,
तो तांबे का भैंसा मिला है। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक मोहरें, ज्यादातर कांसे, सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं कांसे की मिली हैं। क्या मिली है? कांसे की। कांसे की क्योंकि हमने पहले बात बताई थी कि कांसा कैसे बनाया जाता था, तांबे और टिन को। तांबा जो 90% मिलाया जाता था और टिन जो है 10% मिलाया जाता, 10%। तो इन दोनों को मिक्स करके जो है कांसा बनाते थे। तो इसीलिए यहाँ किसका ज़्यादा प्रयोग हुआ था? कांसे का प्रयोग हुआ था। किस कहाँ? मोहनजोदड़ो में। अब आगे देखते हैं। एक मिनट। माफी चाहूँगा। तो हम यहाँ कहाँ बात कर रहे थे? 100 रखने का पात्र मिला। 100 रखने का पात्र। 100 क्या है? जो व्यक्ति को जलाने के बाद जो वहाँ की राख मिलती है, राख को ही 100 बोलते हैं। तो 100 पात्र मिला है, बर्तन। ऐसे था, चित्र देख लो ऐसे। सौ रखने का पात्र। फिर क्या मिला है? एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति पशुपति शिव की मूर्ति। यहाँ ध्यान रखना, ये जो पशुपति शिव की है मूर्ति इसलिए पूजा करते थे क्योंकि पशु की पूजा करते थे। जो बैल था उनकी पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे? क्योंकि वो फसल करते थे, फसल उगाते थे और मेहनत करते थे, जिससे कि वो उनकी पूजा करते थे। क्योंकि उनका जीवन अन्न से चलता था, इसलिए उनकी पूजा करते थे। आज जो उनको इसे नाम दे दिया गया शिव की मूर्ति। ठीक है, पशुपति शिव हैं, जो बैल हैं, शिव की मूर्ति बैल है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तीन मुख इसी में है। 3 मुख वाला ध्यानमग्न पुरुष। ध्यानमग्न पुरुष। यहाँ मग्न ध्यान। अब यहाँ देखना, यहाँ पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाला ध्यानमग्न पुरुष। उस व्यक्ति के पास 3 मुख हैं, ये लो, और वो ध्यान से मुद्रा में मग्न है। किसमें? ध्यान लगाया है, तब कर रहा है ऐसे। ठीक है, ध्यानमग्न पुरुष। इस प्रकार से जो है चित्र यहाँ तक हुई, मूर्ति मिली।
चित्र नहीं, ध्यान रखना, मूर्तियां सब मिल रही। चित्र हम उसमें बस मिला है चित्र, जिसमें किसमें हड़प्पा में जो बताए थे मृदभांड पर मछुआरे का चित्र, वही है। इसमें ज्यादा मूर्तियों का प्रयोग हुआ है। गले हुए तांबे, तांबे का ढेर, 13 लोगों की, 13 लोगों की अस्थियां, 13 लोगों की अस्थिपंजर, अस्थिपंजर, अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य मिले हैं, जो आग से जले थे। अब यहाँ ध्यान सुनना कैसे बता रहे। गले हुए तांबे का ढेर, 13 लोगों की अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं और आग से जले थे। कैसे? यहाँ जो कारखाना था, कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। जो मैंने पहले बताया था, गले हुए तांबे का ढेर यहाँ जलाया जाता था। जो यहाँ कारखाना था उसको जलाया जाता था। जब जलाया गया था तो वहाँ ढेर ही था, तो हो सकता है वहाँ जो लोग काम करते थे तो वहाँ उसी के साथ जल गए थे। वहीं जो कहाँ जल गए थे? मोहनजोदड़ो में, जहाँ तांबे का ढेर था। गले हुए तांबे का जो ढेर क्या मिला है, वहीं पर जो लोग थे काम करते करते कुछ लोग जो है 13 लोग जो है वहाँ जल गए थे। तो वही दिखाया गया कि जहाँ 13 लोगों को जो है अस्थियाँ मिली हैं, वहाँ जली हुई अस्थियाँ मिली हैं वहाँ, कि यहाँ जो मानव थे यहाँ काम करते थे, यहाँ जल गए थे। फिर क्या है? साक्ष्य मिले हैं और आग से जले हुए थे। इस प्रकार से जो थे। तो हमने इसमें 3 क्वेश्चन समझते हैं। एक तो गले हुए तांबे का ढेर था, बड़ा सा, क्या था? ढेर था। कारखाना था, यहाँ पहले कारखाना लिख देते हैं, कारखाना हो गया, बन गया। अब यहाँ गला हुआ ढेर था। अब ढेर में जब खुदाई हुई तब यहाँ देखें तो अस्थियाँ मिली, मानव की जो अस्थियाँ हैं। तो कितने लोगों की मिली? 13 लोगों की मिली अस्थियाँ। इस प्रकार से जो है जानकारी मिली है कि वहाँ जो है जब वो काम करते थे लोग जो है, तो वहाँ 13 लोगों की अस्थियाँ मिली हैं जो मोहनजोदड़ो में मिली। अब हम आगे देखते हैं। उसमें जो दाढ़ी वाले योगी थे, दाढ़ी वाले योगी थे, जो गले में जड़ के आकार का गले में जड़ के आकार का पहने थे। कहते नहीं आए कहीं ये गले में कुछ पहन लेते थे लोग जो है। तो यह दिखाया गया है कि इसमें जो दाढ़ी वाले जो योगी थे तो अपने गले में जो जड़ के आकार जैसा एक पहने थे। क्या पहने थे? माला। माला का यहाँ हार कहें, हार या माला। इस प्रकार से जो है जो दाढ़ी वाले योगी जो मूर्ति है उसमें जड़ के आकार का
आकार का पहने थे। ठीक है, जैसे आज के डेट में कोई ए का नाम का गले का पहन लेता, कोई बी का पहन लेता। तो इस प्रकार से जो है जो दाढ़ी वाले योगी जो मूर्ति है, उन्होंने जो है गले में जो है जड़ के आकार का जो है क्या था, हार पहने हुए थे, माला पहने हुए थे। तो इस प्रकार से था। यहाँ से मिली हैं क्या, टिकरे पर नाव, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेराकोटा मूर्ति, टेराकोटा मूर्ति काहे की थी, बैल की थी। ये यहाँ ध्यान, टिकरे पर नाव, वहाँ एक टिकरा था। देखा नहीं कि यहाँ मान ली समुद्र है, समुद्र में कहीं कहीं थोड़ा पहाड़ होता है, थोड़ा दिखता है, तो ये टिकरा है। तो यहाँ क्या मिली, टिकरे में जो है बगल से जो है क्या मिली, नाव मिली। ठीक है, फिर क्या, हाथी का कपाल, हाथी का जो कपाल है लगाए रहते हैं, उसमें कपाल मिला है, जो सामने जो लगाए रहते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ टेराकोटा की जो है मूर्ति जो बैल की मिली, ये क्वेश्चन ये जो है अभी 2022 में जब NBS का पेपर हुआ था, उसमें यह आया था कि टेराकोटा की जो मूर्ति है कैसी बनी है, ये किस सभ्यता के अंतर्गत है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत है। पूछेगा किस की है, उसमें ऑप्शन दे देगा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो दे देगा। तो इसमें जो है ये कहाँ की इसके अंतर्गत है, तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत है। और इंटरव्यू में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में टेराकोटा की जो मूर्ति मिली है, टेराकोटा कैसे बनता है, कच्ची मीट होती है, जो पहले कच्ची मिट्टी होती है, मिट्टी को पहले पानी की सहायता से गीली करते हैं। अब गीली करेंगे तो उसमें ये मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बैल की बनाएंगे। जब बैल की जो मूर्ति बन जाएगी, सूखेगी, जब सूखने के बाद उसमें आग में उसे पकाया जाएगा। जब पकाया जाएगा तो उसमें गेरू से जो है लेप लगा दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं टेराकोटा। तो इस प्रकार से जो है पकाई गई ईंट को ही टेराकोटा बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और स्वास्थ्य चिन्ह, स्वास्थ्य चिन्ह, ये हमने पहले बताया। इसमें जो है स्वास्थ्य चिन्ह और ये दोनों मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं और हड़प्पा में, ये दोनों पाए जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। ऐसा नहीं कि हड़प्पा में कुछ और होता था, मोहनजोदड़ो में कुछ और था, मगर मिलता जुलता था, सब कुछ ही अंतर था। तो यही मिला है कि जो यहाँ सूती वस्त्र मिले हैं, जो वस्त्र हड़प्पा वासी बनाते थे, हड़प्पा वासी क्यों बनाते थे, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था और व्यापार करते थे। ऐसे भी ये मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, ये भी ऐसा करते थे। और यहाँ स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, वहाँ भी स्वास्थ्य चिन्ह मिला है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में मिला है। अब हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और है,
हाँ भाई बता दीजिए। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार हम बताए थे पहले ही, जो स्नानागार था और अन्नागार था। अन्नागार 39 गुणे 23 गुणे 8 था, ये जो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। और जो स्नानागार था वो 12 गुणे 7 गुणे 3 था। कहने का 12 फीट लंबाई, 7 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई। तो इस प्रकार जो है स्नानागार था। अन्नागार था वो बड़ा था, तो विशाल अन्नागार सबसे बड़ा वहाँ पाया गया मोहनजोदड़ो में। तो ये जो सप्ताह है समाप्त हुई मोहनजोदड़ो की। अब हम अगला टॉपिक अगली क्लास में लाएंगे, लोथल को लेकर आएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ कैसी कैसी मूर्तियाँ मिली उनके बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत पहुंचे और उसे देख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।